हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 8 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आपको पता ही हमारी पेंडिंग वीडियोस हैं, कोविड की क्राइसिस के चलते ये हमारी वीडियोस पेंडिंग रह गई थी, तो इनको मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब से यानी आज से हर दिन 2 से 3 पेंडिंग वीडियोज़ हमारी अपलोड होंगी, ताकि जल्दी से जल्दी ये अपलोड हो सकें। अप्रैल और मई मंथ की जो भी पेंडिंग वीडियोज़ हैं वो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको हम छोड़ नहीं सकते। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए आईएमएफ ने इंडिया के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो कितना अपडेट कर दिया है। तो आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया 12.5% के हिसाब से ग्रोथ करेगी, फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आप ये इसको रट लें, ठीक है। आईएमएफ आपको पता ही है हर महीने जारी करता रहता है डाटा, तो किस मंथ का इंपॉर्टेंट है किस मंथ का नहीं ये। हाँ, लेकिन जब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है आईएमएफ, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अब जुलाई में जारी कर देगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो उसमें जो ग्रोथ प्रोजेक्शन होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आईएमएफ ने कहा है कि 12.5% के हिसाब से इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो। आईएमएफ की बात करें तो 27 दिसंबर 1945 को स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी कौन है? क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा। चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। और आईएमएफ में 190 मेंबर हैं। लेटेस्ट मेंबर 190th कौन बना है? एंडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, इसमें मिशन डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो अटल इनोवेशन मिशन, इसके मिशन डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं चिंतन वैष्णव। कौन? चिंतन वैष्णव। ये देख लीजिए, ये हैं चिंतन वैष्णव। ये अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। ये चिंतन वैष्णव जो है सेकंड मिशन डायरेक्टर हैं अटल इनोवेशन मिशन के। तो फर्स्ट कौन थे? रामनाथ रामानंद। इन्हीं को रिप्लेस किया है चिंतन वैष्णव ने, इतना याद रखिएगा। चिंतन वैष्णव अटल इनोवेशन मिशन के सेकंड मिशन डायरेक्टर बन गए हैं। अटल इनोवेशन मिशन, इसको नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। पर्पस था हमारे देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के लिए फोर्ब्स ने एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट जारी की है। क्योंकि ये एनुअल लिस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 2021 में जो फोर्ब्स की एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट है, इसको किसने टॉप किया है? इसको टॉप किया है जेफ बेजोस ने। लगातार चौथे साल जेफ बेजोस द्वारा फोर्ब्स की एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट को टॉप किया गया है। ये है जेफ बेजोस, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं। ये जो एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट है ये 35th एडिशन है फोर्ब्स का, याद रखिएगा। इंडिया के मुकेश अंबानी $84.5 बिलियन के साथ 10th प्लेस पे हैं। तो जेफ बेजोस ने टॉप किया है, एलॉन मस्क सेकंड है और बर्नार्ड अर्नोल्ट थर्ड है, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट फोर्ब्स ने जारी की है, 35th एडिशन है। लगातार चौथी बार टॉप किया है जेफ बेजोस, अमेजॉन के फाउंडर एंड सीईओ। फोर्ब्स एक अमेरिकन मैगजीन है, आपको पता ही है। 1917 से प्रिंट हो रही है। न्यू जर्सी में इसका हेडक्वार्टर है। एडिटर कौन है? रैंडल लेन। एडिटर इन चीफ हैं स्टीव फोर्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा अपने ACT एक्सीलरेटर प्रोग्राम के लिए कार्ल बिल्ट को WHO स्पेशल इनवॉय अपॉइंट किया गया है। तो कार्ल बिल्ट को ACT एक्सीलरेटर प्रोग्राम के लिए WHO स्पेशल इनवॉय अपॉइंट किया गया है। कार्ल बिल्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। कार्ल बिल्ट, ये हैं कार्ल बिल्ट, ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। स्वीडन के फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कार्ल बिल्ट। इनको WHO द्वारा ACT एक्सीलरेटर प्रोग्राम के लिए WHO स्पेशल इनवॉय अपॉइंट किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, कार्ल बिल्ट। क्या नाम है इनका? कार्ल बिल्ट, स्वीडन से बिलोंग करते हैं। कार्ल बिल्ट ने किसको रिप्लेस किया है? तो नगोजी ओकोंजो इविला को रिप्लेस कर दिया है। नगोजी ओकोंजो इविला WTO की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई हैं। नगोजी ओकोंजो इविला नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं और ये कार्ल बिल्ट ने ही इनको ही रिप्लेस किया है WHO स्पेशल इनवॉय के तौर पे। बात करें WHO की, 7 अप्रैल 1940 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। DG है टेड्रोस एडहैनम, इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। ये उनकी बात कर रहा हूं मैं, टेड्रोस एडहैनम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। डीआरडीओ और नासा, इन दोनों की स्थापना एक ही वर्ष हुई थी, याद रखिएगा। डीआरडीओ चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने प्राइवेट सेक्टर को भी अनाउंस कर दिया है कि अब वो भी जो है मिसाइल डेवलपमेंट पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अभी इंडिया में मिसाइल डेवलपमेंट का काम मोस्टली डीआरडीओ ही कर रहा था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा तो मिसाइल डेवलपमेंट में नई नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज जो है इन्वॉल्व हो पाएंगी। सबसे पहली मिसाइल बनाई जाएगी प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से, VLSR सैम, वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसको डेवलप किया जाएगा फर्स्ट मिसाइल प्रोग्राम के तौर पे। डीआरडीओ की बात करें 1958 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। डीआरडीओ के चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत कार्य करता है और डीआरडीओ ने कुछ समय पहले ही जो नेवल शिप्स होते हैं उनको मिसाइल अटैक से बचाने के लिए एक एडवांस कैफ टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। कैफ टेक्नोलॉजी सुरक्षा कवच का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर में बन रहा है। आप बताना किस रिवर पे ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज बन रहा है? तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज बन रहा है चेनाब रिवर पर। कहाँ पे? चेनाब रिवर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। कितनी है? 359। एफिल टावर की ऊंचाई है 324 मीटर। उससे भी 35 मीटर ऊंचा है ये चेनाब ब्रिज। तो फिर 359 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। लेंथ कितनी है? 1.3 किलोमीटर। अगर मीटर में इसको बदले तो 1315 मीटर लंबा ये पुल है। 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी, चेनाब रिवर पर बन रहा है। उधमपुर श्रीनगर जो रेलवे लिंक है उसको जोड़ता है। ये चेनाब जो ब्रिज बन रहा है हाईएस्ट ब्रिज वर्ल्ड का, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 1486 करोड़ रुपए, इतना याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में बात कर रहा है, बन रहा है, तो जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को आर्टिकल 370 एबॉलिश हो गया था और जेएनके एक यूनियन टेरिटरी बन गया था। जम्मू कश्मीर में ये फेमस फेस्टिवल है, जैसे ट्यूलिप फेस्टिवल श्रीनगर में कुछ समय पहले ही ऑर्गेनाइज किया गया है और इनॉग्रेशन किसने किया था? मनोज सिन्हा, जो कि एलजी हैं जम्मू कश्मीर के। तो चेनाब ब्रिज याद रखिएगा वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स और टीचर्स को जो स्किल्स हैं उनको इन्हांस करने के लिए किसने AICTE के साथ पार्टनरशिप की है? तो CBSE, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इसने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है ताकि टीचर्स और स्टूडेंट्स का स्किल इन्हांसमेंट हो सके। तो ये है AICTE। CBSE ने इसके साथ पार्टनरशिप किया है, टाई अप किया है स्टूडेंट और टीचर्स में स्किल इन्हांसमेंट के लिए। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। AICTE की बात करें तो 1945 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। AICTE, अनिल सहस्त्रबुद्धे इसके चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है MP पुनिया। CBSE की बात करें तो 1962 में स्थापना हुई थी, मनोज आहूजा उसके चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बन गया है? तो सिक्किम इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये देख लीजिए, सिक्किम इंडिया का पहला स्टेट बन गया है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए इसने मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने श्री अरबिंदो सोसाइटी के साथ एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके तहत सिक्किम में और स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। लगभग 50 लाख तक की कमिटमेंट की है स्टेट गवर्नमेंट में। क्लास 1 to 12 तक के बच्चों को मंथली स्कॉलरशिप दी जाएगी, और स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ सिक्किम। अच्छा, ये और स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है नेशनल लेवल पर पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। नवंबर 2020 में एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया था और स्कॉलरशिप। तो याद रखिएगा सिक्किम। गवर्नर चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक ऑफ गैबोन गणराज्य में इंडिया के नए एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रामकरण वर्मा। कौन? रामकरण वर्मा। ये देख लीजिए, ये हैं रामकरण वर्मा, ये गैबोन में इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। नाम याद रखिएगा, रामकरण वर्मा। गैबोन की बात करें तो वेस्टर्न अफ्रीका का एक कंट्री है गैबोन, कैपिटल है लिब्रेविले, करेंसी क्या है? CFA फ्रैंक। प्रेसिडेंट कौन है? अली बोंगो ओडिम्बा। याद रखिएगा, रामकरण वर्मा गैबोन में इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट
पेमेंट बैंक का जो मैक्सिमम एंड ऑफ द डे बैलेंस है वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो आरबीआई ने पेमेंट बैंक को जो मैक्सिमम एंड ऑफ द डे बैलेंस है वो बढ़ाकर कर दिया है 2 लाख, पहले था 1 लाख। यानी पेमेंट बैंक एक दिन में 1 लाख तक का ही डिपॉजिट ले सकती थी, लेकिन अब वो 2 लाख कर दिया गया है। ये देख लीजिए, 1 लाख तक का डिपॉजिट ले सकती थी पेमेंट बैंक्स। 2015 में आरबीआई द्वारा 11 पेमेंट बैंक्स को लाइसेंस दिया गया था। एयरटेल पेमेंट बैंक इंडिया की पहली पेमेंट बैंक है और सेकंड है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती हैं, लोन नहीं दे सकती हैं, सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही इन्वॉल्व कर सकती हैं, मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। पहले 1 लाख तक की लिमिट थी, लेकिन अब 2 लाख तक का डिपॉजिट मैक्सिमम ले सकती हैं एक दिन में नहीं, मतलब मैक्सिमम ले सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट एक्सचेंज, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो स्पोर्ट एक्सचेंज इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पृथ्वी शॉ, क्रिकेटर पृथ्वी शॉ, ये देख लीजिए, विकेट कीपर बैट्समैन पृथ्वी शॉ, ये बने हैं स्पोर्ट एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर। बस इतना याद रखिएगा। कुछ समय पहले ही विराट कोहली को डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, डिजिट इंश्योरेंस, और पृथ्वी शॉ किसके बन गए हैं, स्पोर्ट एक्सचेंज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी। ऊषा थोराट कमेटी की रिकमेंडेशन पर क्या बना था, स्मॉल बैंक, इतना याद रखिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो ऊषा थोराट कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनी थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिसेंटली बैठक हुई है शक्तिकांत दास जी की अध्यक्षता में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। तो ये सारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इतना रहा है, याद रखिएगा। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी इतनी रही है, ये आपको पता होना चाहिए। खास करके लेटेस्ट डाटा क्या है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन किया गया और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, आरबीआई गवर्नर होते हैं। उर्जित पटेल कमेटी बनी थी 2014 में, जिसकी रिकमेंडेशन पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक को कोरोना वायरस के कारण बाईपास करने वाला या फिर उससे बाहर जाने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री कौन बन गया है। तो टोक्यो ओलंपिक में पार्ट न लेने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री हो गया नॉर्थ कोरिया। कोरोना वायरस के चलते नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस किया है कि वो टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि नॉर्थ कोरिया जो है ओलंपिक मिस करेगा। 1984 में और 1988 में भी इसने ओलंपिक को बाईपास किया था। नॉर्थ कोरिया ने कोरोना वायरस के चलते 2020 से ही अपने आप को पूरी दुनिया से अलग कर लिया है, तो अब टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट तो करना ही नहीं था इसको। टोक्यो ओलंपिक पहले 2020 में होने थे, अब अगस्त 2021 में होने हैं। अब देखते हैं होते हैं कि नहीं। 2021 के बाद 2024 में ओलंपिक कहाँ होंगे, पेरिस में। फिर 2028 के ओलंपिक कहाँ होंगे, लॉस एंजलिस में। 2032 के ओलंपिक कहाँ होने हैं, तो अभी ब्रिस्बेन जो है यानी ऑस्ट्रेलिया इसके लिए सबसे ज़्यादा बिडिंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3-in-1 अकाउंट सर्विस देने के लिए जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की है। तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है 3-in-1 अकाउंट सर्विस देने के लिए। ये देख लीजिए, एक्सिस बैंक जन स्मॉल फाइनेंस बैंक आपस में पार्टनरशिप की है ताकि 3-in-1 अकाउंट के तहत इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। 3-in-1 मतलब क्या है, एक सेविंग बैंक अकाउंट प्रोवाइड करेगा जिसको जन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा मेंटेन किया जाएगा। साथ ही साथ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसको एक्सिस सिक्योरिटीज द्वारा मेंटेन किया जाएगा। तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है 3-in-1 सर्विस देने के लिए ताकि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकें। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1993 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम जो 2021 में ब्रिक्स फिनांस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग हुई है उसको निर्मला सीतारमण जी ने एड्रेस किया है। ये मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज की गई, तो वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई लेकिन नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है क्योंकि 2021 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी, जो ब्रिक्स का 13वां एडिशन चल रहा है 2021, इसमें ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास है, इंडिया के पास है। तो जितने भी बैठकें होंगी ब्रिक्स की वो इंडिया ही होस्ट करेगा। तो ब्रिक्स फिनांस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग की गई, 2021 की पहली मीटिंग थी, नई दिल्ली ने इसको होस्ट किया। इस मीटिंग को चेयर किया है सीतारमण जी ने।
फिनांस मिनिस्टर हैं, और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने। सीतारमण जी ने कहा है कि कम से कम $100 बिलियन का कमिटमेंट हमें पूरा करना चाहिए ताकि क्लाइमेट एक्शन से डेवलपिंग कंट्रीज निपट सकें। तो ब्रिक्स आप जानते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2020 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास थी? रशिया के पास थी। 2021 में किसके पास है? इंडिया के पास है। फर्स्ट ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी? 2009 में हुई थी, येकातेरिनबर्ग, रशिया में। 2009 में ही ब्रिक्स बना था हमारा। एग्जाम में पूछते हैं कि साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को कब ज्वाइन किया? 2010 में ब्रिक्स को ज्वाइन किया साउथ अफ्रीका ने। और ये देख लीजिए, रशिया 12th ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा था, लेकिन कोविड के कारण कैंसिल कर दी गई थी। ये लास्ट क्वेश्चन है। फातिमा जकारिया जी और रॉबर्ट मुंडेल का निधन हो गया। देखते हैं ये दोनों लोग कौन हैं। ये है फातिमा जकारिया जी, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, जानी मानी जर्नलिस्ट थी फातिमा जकारिया जी। रिसेंटली इनका निधन हो गया। फातिमा जकारिया जी को 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नाम याद रखिएगा, फातिमा जकारिया। ये कौन है? रॉबर्ट मुंडेल इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ यूरो के इंटेलेक्चुअल फादर माने जाते हैं रॉबर्ट मुंडेल। इनका निधन हो गया। जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। खास बात क्या है? 1999 में इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट मुंडेल। रिसेंटली इनका निधन हो गया है। इकोनॉमिस्ट थे, नोबेल प्राइज विनर। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई थिंक आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।